बहुत सारे लोग हैं ना मैनिफेस्टेशन पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन करते हैं, उनमें मैं भी एक हूँ जी। लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग यकीन नहीं करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक जादू है। मैनिफेस्टेशन को समझना है तो आप संकल्पित हो तो आपकी वो संकल्प सिद्ध होने हैं। बहुत सारे हमारे ना पुराने लिमिटिंग बिलीफ होते हैं जी। उसको बदलने की एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या है? मेरा ऐसा थॉट होता था कि मैं हिम्मत जी से अगर पैसा मांगूंगा ना तो दुश्मन हो जाएंगे वो मेरे, या मेरे से रिलेशन टूट जाएगा। अब ये कई लोगों का बिलीफ होता है। अब ये है लिमिटिंग बिलीफ। अब इसको तोड़ने के लिए हमें पहली चीज़ तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि तो ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कन्वर्ट हो गए? बचपन में नाना नानी को देखा, गायत्री मंत्र वगैरह का जाप करते थे, पूजा पाठ करते थे, दादा दादी करते थे, पापा मम्मी को भी देखा। तो जब ये सारी चीज़ें बचपन में देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि पैसे को अट्रैक्ट करने की सबसे शानदार टेक्निक क्या है? मैं आपसे पूछूं, हेल्थ को इम्प्रूव करने की सबसे शानदार टेक्निक कौन सी है? योगा है, जिम है, फूड है, डाइट है, स्लीप है, क्या है? आप क्या कहोगे? प्रोसेस है। ये तो प्रोसेस है ना। प्रोसेस है। क्या आपके साथ हमेशा ही अच्छा होता है? कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर भी आते हैं? नहीं, बहुत बुरा भी हुआ है, कई चीज़ें। मैं तो कहता हूँ मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं समझता कि एक तो ऐसी कहानी आप शेयर कर सकते हैं जिनसे जो लोग इस पे यकीन नहीं करते मैनिफेस्टेशन वगैरह पे, उनको यकीन बन जाए कि ये चीज़ सच में काम करती है। आप किसी दोस्त को याद कर रहे हो और दोस्त का फ़ोन आया, कभी हुआ है ऐसा? एक बार नहीं, 1000 बार हुआ होगा। कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी इंसान ने ये कहा हो कि अरे यार, जिस चीज़ का डर था वही हो गया? कोच PSRY, बहुत बहुत स्वागत आपका THV पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच हिम्मत भाई। एंड सेकंड पॉडकास्ट है आपके साथ एंड बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत कम लोगों के साथ मैंने सेकंड पॉडकास्ट किया है और आपके चैनल पे सेकंड टाइम आके अच्छा लग रहा है। एंड पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट से शुरुआत करते हैं। आपने 25 kgs के आसपास वेट रिड्यूस किया है। हमारे शायद 3 महीने पहले हमारी पहली मुलाकात हुई थी। 3 महीने के अंदर आपने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म किया है ना। आई नो दैट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, क्योंकि मुझे सेकंड टाइम आपके साथ बैठना था। कंग्रेचुलेशन है ना, कि कहीं ऐसा ना लगे कि भाई ये बोले कि ये तो वैसा ही है ना, कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ। नहीं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया है आपने। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई। मेरा जो पहला सवाल है कि बहुत सारे लोग हैं ना मैनिफेस्टेशन पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन करते हैं, उनमें मैं भी एक हूँ जी, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग यकीन नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक जादू है। मतलब है ना, मैनिफेस्टेशन वाले कोचेस या कोई भी ट्रेनर ऐसा बोल रहा है कि आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। और कई लोग कहते हैं हट, ऐसा थोड़ी होता है, जो चाहेंगे वो हो जाएगा, ऐसा होगा। तो वो जो ट्रेनर बोल रहा है वो बिलियनर क्यों नहीं है, वो मुकेश अंबानी क्यों नहीं है? तो जो क्रिटिक है ना वो ये वाली बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या मैनिफेस्टेशन हो, ये चलो ये फैंसी विदेशी वर्ड्स हैं। हम अगर सिंपल इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से समझें तो हम जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध होता है। संकल्प से सिद्धि होती है। राइट, मेरा एक प्रोग्राम होता है मैनिफेस्टेशन रिट्रीट, वहाँ पे भी मैं यही बताता हूँ कि मैनिफेस्टेशन को समझना है तो आप संकल्पित हो तो आपकी वो संकल्प सिद्ध होने हैं। इट्स लाइक सुबह सुबह आपने संकल्प लिया, एक छोटा संकल्प, मुझे चाय पीनी है, तो सिद्ध हुआ। आपने संकल्प लिया, मैंने संकल्प लिया, ये पॉडकास्ट होना है, ये सिद्ध हुआ। कोई इस पॉडकास्ट का 2 मिनट देखने के बाद संकल्प लेता है मैं पूरा एंड तक देखूंगा, तो वो संकल्प सिद्ध हुआ ना। तो हमारे संकल्प से ही सिद्धि होती है। संकल्प यानी एक डिसीजन। जो भी चीज़ हम डिसीजन ले लेते हैं वो हमारी हो जाती है। हम कहते हैं कि अगर लाइफ में आपको ग्रेट बनना है, यू विल हैव टू डिसाइड दैट आई वांट टू बिकम ग्रेट। अगर आपको लाइफ में बहुत पैसा कमाना है, आपका डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं 100 करोड़ कमाए बिना रुकूंगा नहीं। जैसे आप ही की अभी हेल्थ की बात चल रही थी, आपने ट्रांसफॉर्म किया, आपने आपको 3 महीने में 25 किलो वजन कम किया। कैसे कर लिया? 3 साल पहले भी आप सोच रहे होंगे, उस समय संकल्प नहीं हुआ, उस समय डिसीजन नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही लोग गलत समझ लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड के कारण शायद वो लोग उसको नहीं समझते, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है, आई टेक अ डिसीजन एंड आई डू इट। अब कई लोग कहते हैं अच्छा सर, मैं डिसीजन लेता हूँ कि मुझे 100 करोड़ कमाना है और मैं कमाने के लिए निकलता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी टीम छोड़ के चले जाती है, या मार्केट में कंपटीशन बहुत आ गया, या कोविड के कारण मेरा बिजनेस बंद हो गया। तो यहाँ तो मेरा संकल्प तो था लेकिन ये हुआ नहीं, तो फिर कैसे मानूँ कि ये होता है? तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा संकल्प है तो होगा ही। तुम्हारे संकल्प में डिसीजन के बाद, डिसीजन जब ले लेते हो ना तो पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर आपने पीछे जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए तो फिर वो होगा ही होगा, फिर तो आप आगे ही जाओगे।
Agree. आप थोड़ा आगे गए फिर पीछे जाने के रास्ते बन गए, सिचुएशन के कारण वो डिले हो सकता है। अगर संकल्प है आपका तो वो होगा ही होगा, सिचुएशन के कारण डिले हो सकता है। एग्री। तो हम हमेशा ये सिखाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज संकल्प। आप डिसीजन लो कि मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है, मेरी ज़िंदगी में कम से कम 4 गाड़ियाँ होगी, या मेरी ज़िंदगी में कम से कम 3 अलग अलग लोकेशन पे घर होंगे, या मैं अमेरिका में सेटल होऊंगा, या मैं लाख लोगों की ज़िंदगी प्रभावित करूंगा, या मैं एक किताब लिखूंगा और वो वर्ल्ड फेमस बनाऊंगा, या मैं एक मूवी बनाऊंगा, या मैं एक हीरो बनूंगा। जिस चीज़ का आप संकल्प लोगे वो आपकी ज़िंदगी में होगा। तो संकल्प से ही सिद्धि होती है। और अगर एक और साधारण शब्दों में मैं बताऊं तो थोड़ा आंसर लंबा हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा, बट देन अगर साधारण शब्दों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक और चीज़ बताऊं तो लोग इसको इस तरह से समझते हैं कि मैं जो चाहूँगा वो मिलेगा। बिल्कुल पार्शली करेक्ट है कि आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा, लेकिन आप जो बनोगे वो आपको मिलेगा, और डिसीजन लेने से आप वो बनते हो जो आपको चाहिए। तो मैं इसके लिए बहुत सारे उदाहरण लोगों को देता हूँ। चाहना इंपॉर्टेंट नहीं है, बनना इंपॉर्टेंट है, और आप जो बनोगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा। आप इंजीनियर बने तो आपको इंजीनियर की जॉब मिलेगी, आप डॉक्टर बने तो आपको डॉक्टर की जॉब मिलेगी। अब कोई आदमी डॉक्टर की पढ़ाई ना करे और कहे कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, भाई मुझे तो मेरे को कोई एमडी बना दो, कहीं जगह किसी हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दो और मैं इलाज करूँ, ऑपरेशन करूँ, ऐसा अलाउ कर दो। वो आता भी होगा ना उसको, तो भी उसको कोई अलाउ नहीं करेगा। तो पहले आप बने, यानी लायक बनो। वो कहते हैं ना, काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे झक मार के आएगी। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा सा एंगल अगर रिलेशनशिप का लें, मेरा पार्टनर या किसी का भी पार्टनर अगर मान लो टॉक्सिक है जी, हस्बैंड वाइफ में कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी, करेक्ट, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मैनिफेस्टेशन से उसको ठीक किया जा सकता है? काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए, रिलेशनशिप में जब संकल्प की बात आ रही है तो 2 लोग हो गए। मेरा संकल्प है ये आदमी ठीक होना चाहिए, उसका संकल्प है मुझे तो इस आदमी के साथ बात ही नहीं करनी है, इस आदमी के साथ। अब देखिए, 2 अलग अलग लोग हो गए जिसका डिसीजन ज़्यादा स्ट्रांग। आपने देखा होगा ना, एक आदमी ज़्यादा एडमेंट होता है, दूसरा आदमी कम एडमेंट होता है। तो जो ज़्यादा एडमेंट होता है उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक हो जाता है। वो कहता है मैं तो सही नहीं होने दूंगा ये रिश्ता ही बेकार है, तो फिर नहीं होगा आपका रिश्ता ठीक। क्योंकि आप कहते हो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ ठीक कर दूं, अगला इंसान तो अलग दिशा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है ना। आप लेफ्ट में गाड़ी मोड़ रहे हो, वो राइट में गाड़ी मोड़ रहा है, तो 2 अलग अलग ड्राइवर हो गए, है ना। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप क्या सीख कर सकते हो? आप पॉजिटिव, सी व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो, आप उस इंसान को ब्लेसिंग दे रहे हो, आप उस रिलेशन में ब्लेसिंग दीजिए। आप गोल्स लिखिए, मेरे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, मैं बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप में हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो रही है। हो सकता है आपका रिलेशन उतना अच्छा ना हो, लेकिन एक चीज़ होगी, आप उसी रिलेशन में शांत होना सीख जाएंगे, उसी रिलेशन में हैप्पी होना सीख जाएंगे, उसी रिलेशन की चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे। आप डिस्टर्ब होना कम कर देंगे, और इसका इम्पैक्ट आपकी जॉब में पड़ सकता है, आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती है, आपकी हेल्थ में पड़ सकता है, आपकी हेल्थ बढ़िया हो सकती है, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है। तो प्रयास करना है, गिव अप। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग ऐसे कहते हैं, अरे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरा रिलेशन ठीक ही नहीं हो सकता तो मैं फिर ये सब मेहनत क्यों करूँ? अरे भाई, तुम एहसान थोड़ी कर रहे हो उस पर ये मेहनत करके। तुम कह रहे हो कि मेरा रिलेशन अच्छा होना चाहिए इसलिए मैं उसको ब्लेसिंग दूं, और 3 दिन ब्लेसिंग दी, रिलेशन ही अच्छा नहीं हो। भाई 3 दिन ब्लेसिंग देने से तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ, तुम्हारी बॉडी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तुम्हारा एक्टिव हुआ, जिससे कि पूरी बॉडी को ये मैसेज गया कि भैया कोई खतरा नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, इन्जॉय करो। उससे तुम्हारी और वाइब्रेशन अच्छी हुई तो शायद पैसे का फ्लो बढ़ गया, रिलेशन और दूसरे रिलेशन, दोस्तों के साथ रिलेशन अच्छे हो गए, माता पिता के शायद साथ रिलेशन अच्छे हो गए। रिलेशन डजंट मीन ओनली 1 पर्सन, रिलेशन मीन्स पापा मम्मी का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, बच्चों के साथ रिलेशन। तो मैं तो कहता हूँ कि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके आप एहसान नहीं कर रहे हो, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। पॉजिटिविटी शुड बी द वे ऑफ लाइफ। भाई, एक दो ऐसी कहानियाँ आप शेयर कर सकते हैं जिनसे जो लोग इस पे यकीन नहीं करते, मैनिफेस्टेशन वगैरह पे, उनको यकीन बन जाए कि ये चीज़ सच में काम करती है? मैं तो उनकी ज़िंदगी से ही बात करूँगा। क्या हमने कभी भी ऐसा सोचा है कि, और इनफैक्ट हज़ारों लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ही नहीं पूछ रहा हूँ, आप किसी दोस्त को याद कर रहे हो और दोस्त का फ़ोन आया, कभी हुआ है ऐसा? एक बार नहीं, 1000 बार हुआ होगा। कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी इंसान ने ये कहा हो कि अरे यार, जिस चीज़ का डर था वही हो गया? हज़ारों लोगों के साथ हुआ होगा। बिल्कुल। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहा है? इलोन मस्क अमीर पे अमीर हुए जा रहा है, और कोई आदमी मिडिल क्लास है और वो मरे जा रहा है, और उस पर लोन चढ़े जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग 300-400 साल से, मतलब दादा दादी परदादा वहाँ से सोच रहे हैं पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, और आज 400 साल बाद भी नहीं आ रहा है? और ऐसा क्या होता है कि कोई आदमी जहाँ हाथ डालता वहीं से पैसा आ जाता है? दोस्तों देखिए, जो चीज़ फैक्ट है उसके लिए आपका बिलीव करने और ना करने से कुछ होने नहीं वाला है। सही बात है। यू नो, छत पे मैं चढ़ा और मैं कूदा तो मैं नीचे ही गिरूंगा ना, और मैंने एप्पल फेंका तो वो भी नीचे ही गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन का लॉ है ना। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ है, लॉ मानो ना मानो, मानो ना मानो कर रहा है काम। मैं बार बार ऊर्जा दूंगा अपनी हेल्थ के अच्छे करने पे, तो क्या हेल्थ अच्छी होगी? 100% होगी। ऊर्जा भी दे रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, उस पर काम भी कर रहा हूँ, तो 100% होगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपने सिर्फ सोचा आधा घंटा और दिन भर ऑपोजिट किया, फिर तो आप तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। फिर कैसे? एक साधारण आदमी है ना, आधे घंटे तो सोच लेता है मैं करोड़पति बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, और दिन भर बैठ के कभी टीवी देख रहा है, कभी दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहा है, कभी उसको किसी ने मम्मी ने कुछ कह दिया और नाराज़ होकर बैठा हुआ है, कभी वो उसके जूते ख़राब हो गए, उसी चीज़ के ऊपर वो परेशान हो रहा है कि मेरे तो जूते ही नहीं है, जूते ही नहीं है, जूते ही नहीं है। कभी उसको हेल्थ मोटा हो गया तो वो दिन भर कांच में देखे जा रहा है, मैं तो मोटा हो गया, मैं तो अच्छा ही नहीं दिख रहा। अरे भाई, तू करोड़पति बनना चाह रहा है। जस्ट इमेजिन स्टीव जॉब्स कहीं भी बैठ के, यार मैं तो आजकल बहुत पतला हो गया। कभी सोचा है कि स्टीव जॉब्स ने ऐसा किया होगा? कभी लगता है आपको कि स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स या मुकेश अंबानी या रतन टाटा साहब या नारायण मूर्ति जी बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे, अरे यार आजकल तो कौन सा सीरियल आ रहा है यार, ये कौन सा सीरियल अच्छा है? वो कभी नहीं करेंगे। अब ये आदमी बनना चाहता है करोड़पति, और इसको पड़ी है शाहिद कपूर ने कैसे कपड़े पहने, मुकेश खन्ना ने कैसे पकड़े, शक्तिमान ने क्या किया। हे भगवान, सोचो तो सही, किधर जा रहे हो? तो आपको यकीन नहीं हो रहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ना, तो एक ही रीज़न से यकीन नहीं हो रहा कि आप 15 मिनट आपने कुछ और किया और 23 घंटे 45 मिनट आपने कुछ और किया। आप 23 घंटे 45 मिनट वैसा ही माहौल बना लो। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करता हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड किताब पढ़ता हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस करता हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो डिस्कस करते हैं उनके साथ बैठता हूँ, मैं उनके पॉडकास्ट देखता हूँ, मैं सेलिब्रिटीज़, आप मेरा इंस्टाग्राम पे भी जाओगे तो आलिया भट्ट का वीडियो डला होगा, शाहरुख खान का, क्योंकि मैं इन सभी सेलिब्रिटीज़ के भी देखता हूँ, दिलजीत दोसांझ वगैरह, सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। और इतने सारे एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के, हम उसी के ऊपर वर्कशॉप ले रहे हैं। हमारे घर में आप जाओगे तो उसी से रिलेटेड कोई मेरे को रोल्स रॉयस कार चाहिए थी पहले, तो मैंने उसका मॉडल ला के रखा हुआ है अपने घर में। मैं पहले जब सोचता था कि मैं ना हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, तो हेलीकॉप्टर का मॉडल मेरे घर के अंदर रखा हुआ है। तो मुझे जो चाहिए थी वो रखा हुआ है। अब मैं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, अब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ पे पिछले 3-4 महीनों से, 3-4 साल से इनफैक्ट पहुँच रहा हूँ। तो अब थोड़ी सी मेरी डिज़ायर्स अलग हैं, बट उस समय जब मुझे थी तो मैंने अपना माहौल वैसा ही बना रखा था, और मैंने जो मुझे चाहिए था, जैसा घर चाहिए था, जैसी गाड़ियाँ चाहिए थी, जैसी मेरे को ट्रिप्स चाहिए थी, जैसी होटल्स चाहिए थी, जो एक्सपीरियंसेस लाइफ के चाहिए होते, मैं आपको ऑनेस्टली कहूँगा हिम्मत भाई, बचपन से लेके ज़िंदगी के 35 साल तक जो भी डिज़ायर्स रखी वो सारी पूरी हुई। इनफैक्ट 40 साल तक का मैं जब तक हुआ, जो डिज़ायर्स थी वो सारी पूरी हुई। एंड डेफिनेटली कोई अनयूजुअल डिज़ायर की हेलीकॉप्टर खरीदेंगे वो तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जो भी बचपन से माता पिता के साथ सपने, भाई बहन के साथ जो मिनिमम सपने देखते थे कि गाड़ियाँ, घर, ये एक्सपीरियंस, उससे कई गुना ज़्यादा मिला। एंड ऐसी एक लिस्ट बनी हुई है कि मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए ना कि कोई संभावना नहीं थी कि ये चीज़ हो सकती है, और वो हो गई क्योंकि मैं मैनिफेस्ट कर रहा था उसको। एंड मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त कहते हैं वाह यार ये कैसे हो गया। और मैं यहाँ पे आपके इस पॉडकास्ट पे ओपनली बिना डरे लोगों को ये कह सकता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन BSR को 50 करोड़ लोग सुन चुके होंगे, और उनमें से कई लोगों की ज़िंदगियाँ मैं खड़ा हूँ इस दुनिया में इसलिए होगी चीज़। ये ओवर स्टेटमेंट नहीं है। कई लोग कहेंगे अरे भैया बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा है, तेरे साथ कुछ होगा। बड़ी बात मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हूँ। मेरे अंदर वो ताकत है जो स्वामी विवेकानंद के अंदर थी, जो रामकृष्ण परमहंस के अंदर थी। क्यों? मैं भी तो इंसान हूँ, आप भी तो इंसान हैं, हम भी तो हाड़ मांस के पुतले हैं। मैं लोगों को कहता हूँ कि एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में एक बिल्डिंग है, उसके अंदर आपने इतना फेथ डाल दिया है कि वहाँ आप माथा टिकाते हो, लाखों लोग लाइन में खड़े होते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए, 100 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं, पैसे खर्च करते हैं, कभी कभी तो उनको खाना भी नहीं मिलता, कभी वहाँ कोई मेला लग रहा है तो मतलब भेड़ बकरियों की तरह लोग भरे हुए हैं, ओके, प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं और बहुत नतमस्तक हो रहे हैं।
अब मुझे बताइए कि उस एक बिल्डिंग में या उस एक मूर्ति में इतनी ताकत कैसे आ गई? किसने बनाई वो मूर्ति? आपने और मेरे जैसे इंसानों ने। सही बात है। राइट। आज से हो सकता है कि कोई मंदिर नहीं बना है, जैसे दिल्ली में खाटू श्याम जी का मंदिर अभी बना है। जब वो मंदिर नहीं था तो वहाँ बंजर ज़मीन थी ना। अचानक से किसी ने कोई स्ट्रक्चर बनाया, फिर खाटू श्याम जी की मूर्ति लगाई, फिर उसके ऊपर बोर्ड लगाया, फिर एक ट्रस्ट बनाया और आज लाखों लोग जा रहे हैं। अब सोचिए मेरी बात, वो जगह इंसान ने बनाई है, वहाँ है क्या? वैसे देखा जाए अभी सब हटा दो तो क्या है? 4 दीवारी है, ईंट पत्थर है और भगवान की एक मूर्ति है। True. अब हज़ारों लोगों की श्रद्धा वहाँ आ गई, सारे लोग वहाँ आ गए। ये जो मूर्ति है ये भगवान ने खुद बनाई है। सही बात। ये Very मूर्ति nice. भगवान ने खुद बनाई है। इसमें प्राण ऑटोमेटिकली है और पहली सांस से लेके अभी तक प्राण है। इसके लिए कोई पंडितों ने हवन करने की जरूरत नहीं पड़ी कि हवन करेंगे तो इसमें प्राण आएंगे। सोचिए, आज मैंने किसी को एक पत्थर दिया, यहाँ पत्थर पड़े हैं कुछ, वो दिया, किसी ने मूर्ति तराश दी, हाँ, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है। हम तो जिस दिन पहला हम अपनी माँ के गर्भ से निकले उसी दिन से प्राण प्रतिष्ठा है, उसके पहले भी, उसके भी 9 महीने पहले से। तो मैं अपने आप को छोटा क्यों समझूं? जब एक मूर्ति के अंदर विश्वास डालने से इतने सारे लोगों की ज़िंदगी में चमत्कार हो सकते हैं, तो मैं कम से कम इस मूर्ति में खुद का विश्वास तो डालूं। हो सकता है दुनिया को मेरे पे विश्वास ना हो, क्या बात। मैं क्यों ना विश्वास करूं? तो 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा। वैसे तो मेरा टारगेट है 12 जनवरी 2030, लेकिन मुझे लग रहा है एक आधा साल ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आई विल डू इट। और मैंने जब ये कहना शुरू किया था ना, तब मुझे बहुत ओवर स्टेटमेंट लगता था ये, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद ना आज तक 1 करोड़ लोग मेरे वेबिनार्स में या मेरे लाइव वर्कशॉप में, फिजिकल या डिजिटल में आ चुके हैं लाइव। यूट्यूब वीडियोस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 10-15 करोड़ लोगों ने देखे होंगे। रील्स वगैरह ही कोई एक की रील 4-4, 5-5 करोड़ लोगों ने कभी देखी हुई होगी, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल मेरी संकल्प की। मैंने संकल्प लिया था 2013 में, एक छोटे से हॉल में हम 10 लोग बैठे थे और मैंने कहा था 2020 में एक दिन आएगा जब 20,000 लोग मुझे एक सिंगल डे में सुन रहे होंगे। और मैंने ये बोल दिया। अब ये बोला तो सही मैंने, होगा कैसे ये तो पता ही नहीं था। एंड मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का सेशन लॉन्च किया और हो गया। अच्छा, मैंने जो किया वो तो बहुत ही छोटा है। दलजीत दोसांझ की बात करते हैं, उसने कहा था मैं ना दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनूंगा, और वो कहता था मैं सोचता था साहब, मैं आंखें बंद कर करके सोचता था। एंड अभी कनाडा में आई थिंक ही डिलीवर्ड अ शो एंड उसमें 50,000 लोग बैठे थे और टिकट नहीं थी। और वो, कैन यू इमेजिन, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। और वो इंडिया के बाहर की बात है। वो इंडिया के बाहर की बात है। कनाडा जाकिर खान ने किया भाई, जाकिर खान ने किया। आप देखो, तो ये सब लोगों ने सोचा था इसलिए हुआ। हो सकता है बनने के बाद सोचा हो सकता है सिंगर बनने के बाद सोचा हो, लेकिन सोचा है। और हमारे दिमाग में क्या था, बहुत सारे लॉजिक आते हैं। अब देखो, जाकिर खान ने एक, मतलब वो क्या है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, बिल्कुल, है ना। और दिलजीत दोसांझ एक पंजाबी होते हुए पंजाबी गाने पे, हाँ। ना। और हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर बिलीव क्या होते हैं कि यार वहाँ पे पता नहीं कौन हिंदी समझेगा, हरियाणवी समझेगा, नहीं समझेगा। मतलब हमारा लॉजिक ही हमें रोक देता है। ट्रू, है ना। और हम बहुत छोटा सोचते हैं, बहुत लिमिटेशन में सोचते हैं हिम्मत भाई। हम सोचते हैं कि यार नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता, गाँव में किसी के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ क्यों होगा, मैं थोड़ी स्पेशल हूँ। सही बात मैंने अभी क्या कहा, मैं तो भगवान का अंश हूँ। मैं मूर्ति में अगर पावर आ सकती है तो मेरे अंदर तो पावर है। अब कोई और माने ना माने। आप कह रहे 3-4 साल, मतलब ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कन्वर्ट हो गए? टर्निंग पॉइंट नहीं हेमंत भाई, देखो आई थिंक हम मिच्योर होते हैं धीरे धीरे, है ना, लाइफ में। जैसे जैसे हम पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा मेरे एक टीचर हैं नित्य शांति, उनका रहा है। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बचपन से ही, मेरे घर के आसपास ना, मैं छोटा था तब हमारे मोहल्ले के कुछ लोग हर सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ करते थे। मुझे बड़ा अपील करता था। कहीं कीर्तन होता था ना, मुझे बड़ा अपील करता था। मैं और मेरे दोस्त थे कुछ 2-3 दोस्त, हम 2 दोस्त स्पेशली मुझे पता है, मैं और महेंद्र करके मेरे एक फ्रेंड है, हम 2 दोस्त छोटे थे, आई थिंक 10 साल के थे। और उस समय हमारे कॉलोनी के आसपास किरीट भाई जी आए थे, उनकी कथा सुनने हम रोज़ जाते थे। तो आई थिंक बचपन में नाना नानी को देखा, गायत्री मंत्र वगैरह का जाप करते थे, पूजा पाठ करते थे।
दादा दादी करते थे, पापा मम्मी को भी देखा। तो जब ये सारी चीज़ें बचपन से देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा तो यार इनकी तरफ होना चाहिए। और जब भी मैं कभी किसी कीर्तन में बैठता हूँ ना, तो मैंने मेरे दोस्तों के साथ डिस्क वगैरह में मैं गया हूँ, लेकिन कीर्तन में जब मैं बैठता था ना, तो मेरे को ऐसा अलग ही आनंद आता था। तो शायद मैं शुरू से ही ये करना चाहता था, लेकिन होता है ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बहुत स्ट्रगल देखी है, तो पहला सपना तो यही था, पापा मम्मी को सुख देना है, तो एक ही तरीका था, पैसा कमाना है। जॉब में चले गए, जॉब के अंदर तो रास्ता मिला नहीं, फिर इसमें आ गए, तो फिर पहले सोचा पैसा कमा लेते हैं, एंड फिर धीरे धीरे कई सारे चैलेंजेस आए, और उन चैलेंजेस में जब भी चैलेंजेस आए भगवान को याद किया और वो चैलेंजेस गायब हुए, तो थोड़ा एक फेथ आया। फिर मेरे टीचर नित्य शांति का इन्फ्लुएंस बहुत रहा, तो वो हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, कॉन्शियस लिविंग, सोच समझ के ज़िंदगी जियो। वो कहते हैं डेथ के ऊपर भी बात होती है, डिटैचमेंट पे भी बात होती है, और मुझे वो बातें बहुत रियलिस्टिक लगती है। अब आज मैं जब किसी के साथ बैठता हूँ और वो कहता है 1000 करोड़ कमाना है, बिल्कुल कमाओ, लेकिन तुम्हें पता है क्या कि तुम उस 1000 करोड़ तक पहुँच भी पाओगे? मतलब किस कीमत पे कमा रहा है आदमी 1000 करोड़? सोचिए, पूरी जवानी जा रही है, पूरा पूरा जीवन का एक एक क्षण जा रहा है, वो आदमी कहता है मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है जी। बिल्कुल आपको मज़ा आ रहा है, और हज़ारों लोगों को मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया, और अभी भी मज़ा आता है, पैसा आता है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, मैं समझ चुका हूँ, जो घर मैंने ख़रीदा ना, वो मैं सिर्फ थोड़े दिन के लिए मेहमान हूँ उसमें। जो गाड़ी मैंने ख़रीदी है वो आज है, कल नहीं है। एग्री। जो मेरे माता पिता हैं या आपके माता पिता हैं या जो भी इस दुनिया में आया है, वो सब एक दिन जाने वाला है। जब ये अंडरस्टैंडिंग आने लगती है ना, तब ऑटोमेटिकली ये समझ में आने लगता है कि यार क्यों ऐसी चीज़ों में काम किया जाए जहाँ सिर्फ कंकर पत्थर हाथ में आ रहे हैं, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जहाँ कुछ अल्टीमेट आ रहा है। तो यहाँ एक कहानी सुनाता हूँ। एक सेठ था, और उस सेठ ने बहुत अरबपति था, उसके पास 50,000 एम्प्लॉयज़ थे, मतलब अरबपति इंसान। तो एक दिन उसने कुछ घमंड में कुछ कह दिया किसी को, तो पीछे से आवाज़ आई, अपने आप को बहुत तोप समझता है, हमेशा दिन रात पैसे की सोचता है, इंसान की तो इसको कदर ही नहीं है, पैसा क्या साथ लेके जाएगा। अब ये सेठ तो ना आग बबूला हो गया इस बात पे। उसने कहा यार मेरे को चैलेंज किया, पैसे साथ क्या लेके जाएगा। उसने ढिंडोरा पिटवा दिया, कोई भी अगर मुझे ऐसा तरीका बताएगा जिससे कि मैं मरने के बाद अपने पैसे साथ ले जा पाऊँ, तो मैं उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लोगों ने कहा सेठ पागल हो गया भाई। थोड़े दिन तक कोई रिजल्ट नहीं आया इस बात का, तो सेठ जी ने स्टेज पे जाके एक दिन घोषणा कर दी, अरे भाई 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं नहीं, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लेना, लेकिन मुझे बताओ कि मरने के बाद मैं पैसा कैसे लेके जाऊं। तो एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, मेरे जैसे ने या आपके जैसे ने। वो गया, सेठ जी हमें पता लग गया है, हम बताते हैं आपको कि कैसे ले जाएं, लेकिन 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं पहले सामने टेबल पे रखो। सेठ जी ने लिखा, सेठ जी मुझे ये बताओ, ये 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं, अगर इनसे आपको हथियार खरीदने हैं और अमेरिका में खरीदने हैं, तो अमेरिका डायरेक्ट आपसे ये ले लेगा, या आपको ये 5 लाख 5 करोड़ रुपए लेने के लिए डॉलर देने पड़ेंगे अमेरिका को? बोले डॉलर देने पड़ेंगे। सेठ जी अगर आप घूमने गए जापान, और जापान में आपको कुछ खरीदना है, तो भारत का रुपया दे के खरीद पाओगे या जापान का रुपया ले जाना पड़ेगा? बोले जापान का रुपया ले जाना पड़ेगा, कन्वर्ट करवा के। बोले सेठ जी ऐसे ही अगर आपको ये स्वर्ण मुद्राएं स्वर्ग में ले जानी है, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, स्वर्ण मुद्रा उस करेंसी में जो स्वर्ग में चलती है। सेठ जी के होश उड़ गए, मतलब क्या है, कैसे, कौन सी मुद्रा चलती है भाई वहाँ? बोले वहाँ मुद्रा चलती है दया की, करुणा की, कर्मों की, वहाँ दया, वहाँ चलती है दुआ की मुद्रा, कि आपने कितनी दुआएं कमाई। तो इन स्वर्ण मुद्राओं को आप मेरे को मत दो, इनको यूज़ करो और दुआएं कमाओ, और ये सारी की सारी। तो सेठ जी ने हॉस्पिटल बनवाए, सेठ जी ने स्कूलें बनवाई, सेठ जी ने गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए कई इंतज़ाम किए, फ्री कैंप्स लगाए, रोड्स बनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। और जब वो सेठ जी गए ना, तब हज़ारों लाखों लोगों ने उनके लिए तालियां भी बजाई, उनकी मूर्ति भी बनाई, वो हमेशा के लिए अमर भी हो गए। एंड मैं कहता है, तो सिस्टर शिवानी कहती है पैसा तो दुनिया में हर आदमी कमाता है, दुआ भी कमाओ। तो दुआ कमाने के प्रोसेस में मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ भगवान की। मैं तो मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स को एक ही कहता हूँ, बस मुझे आशीर्वाद दो। आप में से जितने लोग, अब धीरे धीरे हम इस लेवल पे आ रहे हैं जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सारे प्रोग्राम्स लोगों के लिए अफोर्डेबल बना दिए जाएं। जो प्रोग्राम्स में अध्यात्म के अगेंस्ट कुछ हमने थोड़ा बहुत भी बोला, उन प्रोग्राम्स को हम बंद कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबल कितने भी हों। तो
तो मैं तो लोगों को एक ही चीज़ कहता हूँ, प्रैक्टिकल अध्यात्म। मैं नहीं कह रहा कि आप भगवा पहन लो, आप सफ़ेद वस्त्र पहन लो, जंगल चले जाओ, परिवार को छोड़ दो, लेकिन हाँ, अगर आपको अल्टीमेटली परमात्मा को पाना है तो आपको ये करना भी पड़ेगा। लेकिन चलो, परमात्मा को पाना बहुत लंबी दूरी है, बट इस समय एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं हम, एंड वो है कि अपने आप को समझना। परमात्मा को तो बाद में पाएंगे, पहले अपने आप को तो समझ लें, हम हैं क्यों, हम आए क्यों हैं, हम करने क्या वाले हैं, हम ऐसे ही क्यों बने हैं, मेरा नाम भूपेंद्र ही क्यों है, और मैं भूपेंद्र, मेरे को नाम मिला है, मैं इसी दिन पैदा क्यों हुआ हूँ। ये सवालों के उत्तर कभी खोज पाएंगे? कभी नहीं। लेकिन डीप जाएं तो सही, भगवान ने आज तक मुझे ज़िंदा क्यों रख रखा है, मेरी आत्मा का पर्पज़ क्या है, मेरा भी क्या पर्पज़ खाना पीना और इस दुनिया से भोग विलास करके चले जाना है। हम सब भोग विलास में लिप्त हैं। हमें कभी खाना अच्छा चाहिए, तो कभी हमें कंफर्टेबल स्टे चाहिए, तो कभी हमें अच्छे दोस्त चाहिए, तो कभी हमें अच्छे व्यूज़ चाहिए पॉडकास्ट पे, कभी हमें और अलग अलग तरह की सारी चीज़ें चाहिए। हम तो सब भोगी हैं, और भोग रोग का कारण होगा। लेकिन हाँ, ये कहना ठीक नहीं है कि हर तरह का भोग रोग का कारण होगा। अति भोग रोग का कारण है। एंड इसीलिए हम बस इतना समझें कि हम जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है, जीने के लिए ज़रूरत है, उतना करें, उतना खाएं, एंड धीरे धीरे भोगी से योगी बने। भाई मुझे एक चीज़ और पूछना है आपसे कि आजकल जैसे मान लीजिए कोई नेगेटिव इन्वायरमेंट में जी, है ना, सपने बड़े हैं उसके, कुछ बड़ा करना चाहता है, तो वो उस नेगेटिव इन्वायरमेंट में अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें? देखिए, कोई भी इंसान परेशान है, मान लो आज किसी भी चीज़ में, मान लो यहाँ पे आपके मन मुताबिक कोई चीज़ नहीं हो रही, तो आप तुरंत परेशान हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, एंग्जाइटी में आ जाओगे, आप नेगेटिव हो जाओगे, चिंता करोगे, गाली दोगे, है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। एनवायरनमेंट नेगेटिव बाहर है, अंदर तो आपका कंट्रोल है ना, अंदर तो सफाई होनी चाहिए। उसी सेम नेगेटिव एनवायरनमेंट है, कोई कह रहा है कोई नेगेटिव नहीं है, ये तो यूज टू है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए डेथ या किसी की डेड बॉडी सामने रख दी, पॉजिटिव है या नेगेटिव? बहुत डरावनी सी हो जाएगी। अब उस एम्बुलेंस ड्राइवर की सोचो जो रोज डेड बॉडी को लेके जा रहा है, उस शमशान घाट के कर्मचारी की सोचो जिसका एक ही काम है, भैया हाँ डेड बॉडी को ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, जो डेली पोस्ट, उस पोस्टमार्टम वाले को सोचो। तो उसी पोस्टमार्टम की सिचुएशन में कोई आदमी काम है, शांत है, उसी डेड बॉडी को देख के कोई आदमी सिर्फ उसको अपना काम समझ के काम कर रहा है, समझ रहे? तो कहते हैं कि चेंज अंदर लाना पड़ेगा। हो सकता है वो आदमी भी जब पहले दिन वो काम करने लगा होगा तो वो बड़ा परेशान हुआ होगा, साला मैंने क्या कर दिया, मैं गलत जॉब में आ गया, लेकिन धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो गए। तो कहते हैं कि एक्सेप्टेंस इज़ द ओनली वे। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तब ही आप वहाँ से उस एनवायरनमेंट में पीसफुल हो पाओगे। या तो आप वहाँ से निकल जाओ बाहर, भाई अगर मुझे ये पॉडकास्ट अच्छा नहीं लग रहा है या तो मैं निकल जाऊँ, और अगर अच्छा नहीं लग रहा फिर भी मुझे करना है और मैं आपको नहीं कह पाऊँ मान लो, तो मैं फिर एक्सेप्ट करूँ कि ये ऐसा ही है, मेरे पास पैसा कम है, हाँ ऐसा ही है इस समय। अब हंसते हंसते मैं कहता हूँ कोई एनवायरनमेंट आपका बुरा नहीं है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड यू कैन जॉयफुली इम्प्रूव इट, हैप्पीली इम्प्रूव इट। हंसी मजाक से मस्ती में उसको इम्प्रूव करो ना। आप रो रहे हो मेरा तो एनवायरनमेंट बेकार है, बेकार है, बेकार है, उससे पता है क्या हो रहा है? बहुत लेवल पे डैमेज हो रहा है, आपकी एनर्जी लो हो रही है, वाइब्रेशन लो हो रही है, वाइब्रेशन लो हो रही है, आपकी ज़िंदगी में लो एनर्जी की कई सारी चीज़ें आप ऑर्डर कर रहे हो, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, आपका बॉडी में बीपी वगैरह शूट हो सकता है, आपका स्ट्रेस के कारण आप जल्दी बूढ़े हो रहे हो, आपकी एजिंग फास्ट हो रही है। तीसरा नुकसान, वो आपका एक रेगुलर पैटर्न बन रहा है और उस पैटर्न के कारण आज आप उस एनवायरनमेंट में दुखी हो, कल आप 5 स्टार में चले जाओ, मैं गारंटी देता हूँ आप 5 स्टार में भी दुखी मिलोगे। आप किसी न किसी चीज़ के कारण 5 स्टार में भी दुखी हो जाओगे। एंड आई एम टेलिंग यू, जिसको भी ये दुखी होने का पैटर्न बन जाता है जिसकी ज़िंदगी में ना, वो कुछ भी फाइंड आउट करके दुखी हो जाता है। और इसी कारण से आप देख लेना, ये मेरा आपको 101% आप इसके ऊपर ध्यान देना, झोपड़ी में रहने वाले लोग कई बार महलों में रहने वालों के कंपैरिजन में ज़्यादा हंस रहे हैं, ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, ज़्यादा स्ट्रेस फ्री है, ज़्यादा लंबा जीते हैं, ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। कैसे? सोचो तो सही। महलों में रहने वाले को 30 की उम्र में, 35 की उम्र में डायबिटीज़ हुआ के 50 की उम्र तक तो उसको 4 और बीमारियां हो जाती है। भले वो सक्षम है पैसे टकों से, उसके कारण हो सकता है कि उसको
मेडिकल असिस्टेंस ज़्यादा अच्छी मिल जाए और वो जी ले लंबा। लेकिन आप देखोगे झोपड़ी में, गांव में रहने वाले लोग कई बार लंबा भी जीते हैं, बिना किसी बीमारी के भी जीते हैं, ज़्यादा खुश भी रहते हैं, उनका परिवार बड़ा भी होता है, संयुक्त भी होता है, उनको हर तरह का सुख मिलता है। हो सकता है उनको पैसों का सुख कम मिल रहा है, बट दे आर मोर हैप्पियर। यस यस। तो मैं कहूँगा आपका एनवायरनमेंट बेकार नहीं है, आपकी मनस्थिति बेकार है, क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। स्वीकार करें, एनवायरनमेंट जैसा है वैसे में आपका मन लगेगा, और हंसते हंसते फिर उसको बदलें। मुझे ये चेयर पसंद नहीं आ रही, अब हंसते हंसते चलो दूसरी ले आते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। ये पेंट पसंद नहीं आ रहा, चलो यार कल से इसको कर देंगे, लेकिन अरे यार ये पेंट बेकार है, ये तो बेकार ही लग रहा है। अगर कंप्लेनर्स के नॉट क्रिएट, जो क्रिएट कर सकता है वो कंप्लेन क्यों करेगा, वो चेंज करेगा। और पत्नी पसंद नहीं आ रही और पत्नी पसंद नहीं आ रही तो एक्सेप्ट करो भाई, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, यही है मेरी रियलिटी, यही है मेरी सच्चाई, इस दुनिया में यही मॉडल मिला है, बस अब इसी को खुश रखना है और इसी के साथ ज़िंदगी बितानी है। वो भी धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज होगा। बहुत सारे हमारे ना पुराने लिमिटिंग बिलीफ होते हैं जी, उसको बदलने की एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या है? अब देखिए, बिलीफ ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। कुछ लोगों का बिलीफ होता है कि हार्डवर्क के बिना कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है। जैसे मेरा ये काफ़ी सालों तक ये बिलीफ रहा, और मैं बहुत दबा के हार्डवर्क करता था। इनफैक्ट मेरे कई दोस्त कहते थे पागल हो गया तू, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 2-2 बजे तक काम कर लेता है। मतलब मैं ऐसा पागल आदमी था, मैं सोता ही नहीं था, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं बिलीफ होता था हार्डवर्क पे। मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिकली काम करता, बट फिर भी मेरा बिलीफ हमेशा हार्डवर्क पे ज़्यादा रहा, है ना, कि यार मैं और जहाँ जहाँ मैं वर्क नहीं कर पाता था वहाँ मुझे लगता था यार मैं वर्क ही नहीं कर रहा हूँ तो कैसे मिलेगा। एक और बिलीफ मेरा था, मैं अगर किसी से पैसे मांगूंगा ना तो आदमी मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो मैं जब शुरू में ट्रेनिंग में आया था तो मैं किसी से पैसे ही नहीं मांग पाता था। ठीक है, मैं मान लो हिम्मत जी मेरे दोस्त हैं, और अब हिम्मत जी के साथ मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, 2 बार बैठ रहा हूँ, बट मान लो मेरे को हिम्मत जी को ये माइक बेचना है, तो मैं कहूँगा यार हिम्मत जी से मैं कैसे मांगूंगा। हिम्मत जी कहेंगे यार मेरे को भी ऐसा माइक चाहिए, मैं कहूँगा चलो हिम्मत जी ले जाओ यार। अब मैं कहूँगा यार हिम्मत जी तो मेरे दोस्त हैं, इनके साथ 2-2 पॉडकास्ट किए हैं, अब ये माइक के पैसे मांगूंगा अच्छी बात लगेगी नहीं। और मान लो हिम्मत जी ने भी सोच लिया यार बहुत अच्छा दोस्त है, अब माइक के लिए क्या 10-20 हज़ार मांगेगा। तो मेरा ऐसा थॉट होता था कि मैं हिम्मत जी से अगर पैसा मांगूंगा ना तो दुश्मन हो जाएंगे वो मेरे, या मेरे से रिलेशन टूट जाएगा। अब ये कई लोगों का बिलीफ होता है। अब ये है लिमिटिंग बिलीफ। अब इसको तोड़ने के लिए हमें पहली चीज़ तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये हमारा लिमिटिंग बिलीफ है, इसके कारण हम रुक रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि लोगों का एक और बिलीफ हो जाता है पैसा कमाना आसान नहीं है, बड़ा पैसा कमाना तो और मुश्किल है ना। तो पहले तो रिकग्नाइज़ करो कि ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है, इसको लिख लो। अब दूसरा है, एक और चीज़ लिखो, इसका ऑपोजिट बिलीफ क्या होना चाहिए। इसका ऑपोजिट बिलीफ क्या हो सकता है। जैसे इसका ऑपोजिट बिलीफ हो सकता है कि पैसा कमाना आसान है। इसका ऑपोजिट बिलीफ हो सकता है मैं लोगों से पैसे मांगता हूँ और फिर भी मेरे रिलेशन इंप्रूव होते हैं और लोग खुश होकर देते हैं। तो ऑपोजिट बिलीफ हो सकता है कि मैंने आपसे पैसे मांगे और फिर भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं। पैसे मांगने से रिलेशन इंप्रूव होते हैं, पैसों की क्लैरिटी से रिलेशन इंप्रूव होते हैं। मैंने ऑपोजिट बिलीफ बना लिया। अब तीसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, पैसे कमाना मुश्किल है, पहला ये बिलीफ था। अब मैं उन सब लोगों को देखूंगा जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत पैसे कमा लिए, ज़ीरो से हीरो बन गए। एनीबडी, चाहे मैं ट्रेनर्स हों, म्यूजिशियंस हों, आर्टिस्ट हों, बिल्डर्स हों, किसी को भी देखूंगा, उनकी कहानियाँ पढ़ूंगा और मैं देखूंगा कि अगर नोएडा जैसी सिटी, अब जैसे हम नोएडा में बैठे हैं, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि नोएडा में 100 करोड़ कमाने वाले कितने लोग होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा। नोएडा, दिल्ली, एनसीआर मान लेते हैं, कितने लोग होंगे जो कम से कम साल का 100 करोड़ कमा रहे होंगे, या जिनकी 100 करोड़ की नेटवर्थ है, कितने लोग होंगे आपके हिसाब से। 4 करोड़ की आसपास की पॉपुलेशन है एनसीआर की, 4 या 5 करोड़ की। 5 करोड़ की पॉपुलेशन में लाख लोग तो हो सकते हैं, चलो लाख नहीं भी हुए, हम मानते हैं 10,000 ही है। अरे भाई साहब, जिस काम को 10,000 लोग इस सिटी में कर पा रहे हैं एक एनसीआर में, और वो 10,000 इकट्ठे हो जाएं एक जगह पे, सोचिए। अब 10,000 लोग जो काम कर पा रहे हैं, क्या मैं नहीं कर सकता वो? सही बात। अच्छा, 10,000 लोग कोई काम कर पा रहे हैं। मान लो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को आज 50-100 सालों में जाके, जब से एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे ने वहाँ पे चढ़ाई की, तब से करीब 3-3,500 लोग एवरेस्ट जा पाए, वो भी 50-60 सालों में।
हो सकता है वो काम फिर भी थोड़ा मुश्किल हो क्योंकि वहाँ जान जाने का खतरा है। लेकिन एक दिल्ली एनसीआर की बात करें, और वो पूरी दुनिया से 3,500 लोग हैं, अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 5,000 10,000 लोग वैसे हैं जो 100 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं भाई साहब। तो 10 करोड़ से ऊपर कमाने वाले तो कम से कम 50,000 लोग होंगे, 1 लाख लोग होंगे। एग्री। और 1 करोड़ कमाने वाले तो 5 लाख लोग होंगे, 10 लाख लोग होंगे। तो जो काम एक सिटी में 10 लाख लोग कर पा रहे हैं एक सिटी में, तो पूरे वर्ल्ड में कितने कर पा रहे हैं? और इतने लोग पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ की जनसंख्या में मैं मानता हूँ 8 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो शायद 1 करोड़ रुपए साल से ऊपर के कमा रहे होंगे। तो जो काम 8 करोड़ लोग कमा पा रहे हैं वो आसानी होगा ना। सही बात है, सही, बिल्कुल सही बात है। एक छोटे बच्चे ने मुझसे ये प्रश्न किया, सर मेरे पापा मम्मी कहते हैं पैसा कमाना तो मुश्किल है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, और आप कहते हो पैसा कमाना आसान है। मैंने कहा बेटा एक बात बता, सारे लोग कमा रहे हैं, हज़ारों लोग कमा रहे हैं, हाँ, तो जो चीज़ हर घर में कोई ना कोई इंसान कमा रहा है तो वो मुश्किल कैसे है? तो लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ने के लिए ऐसी कहानियाँ ढूंढो, फिर अपने आप से ऐसे तर्क करो कि यार वास्तव में मेरे पास एक व्यक्ति आया, सर मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा। मैंने कहा कितना पैसा चाहिए? बोले 1 करोड़ रुपए आ जाए तो मज़ा आ जाए। मैंने कहा एक काम कर, मेरे पास अभी 15-20 मिनट में बिज़ी हूँ, तो 20 मिनट बाद आना, लेकिन तेरे को एक टास्क दे रहा हूँ, पुणे में चक्कर लगा के आ, बाइक पे जा, कहीं पे बैठना मत, बस घूम के आ 2-4 किलोमीटर। बोले ठीक है सर। वो आया 2-4 किलोमीटर घूम के। मैंने कहा कितने, कहाँ गया? ये गया। मैंने कहा कितनी बिल्डिंग दिखी? बोले बहुत सारी बिल्डिंग दिखी। मैंने कहा हर बिल्डिंग कितने रुपए की होगी एवरेज? अरे सर ये तो बड़ा पॉश एरिया है, यहाँ तो एक एक बिल्डिंग होगी 10-10 20-20 करोड़ की। मैंने कहा सोच, हर बिल्डिंग का कोई ना कोई मालिक है? बोले हाँ। मैंने कहा हर बिल्डिंग का अगर कोई ना कोई मालिक है तो एक एक आदमी 20-20 30-30 करोड़ की तो सिंगल बिल्डिंग लेके बैठा है, और तू इस एरिया में घुमा होगा तो ऐसे 5,000 बिल्डिंग तो देखे होंगे? बोले हाँ सर। मैंने कहा 5,000 बिल्डिंग्स में हर बिल्डिंग 20 करोड़ 30 करोड़ 100 करोड़ की है, तो इतने लोग अगर इतने छोटे से एरिया में तो घुमा और इतने लोग करोड़पति हैं, तो तेरे को तो 1 करोड़ की ज़रूरत है। जो काम दुनिया में 8 करोड़ लोग कर पा रहे हैं, 10 करोड़ लोग कर पा रहे हैं, वो भी हम कहें कि मुश्किल है, तो हम गधे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम गधे हैं। तो ऐसे जब आप लिमिटिंग बिलीफ सोचा, उस पर ऐसे ही हमने बात की, उसके काउंटर स्टोरीज करी, फिर हमने नया बिलीफ कि अरे पैसा कमाना तो आसान है, वो डेवलप किया, उसको 100-200 बार रिपीट किया, उसे 200-300 बार लिखा, और उस नए बिलीफ के साथ हम जीने लगे। एक नए बिलीफ के साथ, एक नई अप्रोच से जब देखते हैं चीज़ों को जी, तब चीज़ें हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जो एक मेंढक होता है ना कुएं वाला, कि वो अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन में, अपने आसपास बंदा देखता है कि कोई इतने 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं कमा रहा, जबकि वो अपने शहर में, सिटी में नहीं देख रहा, थोड़ा सा अपनी अप्रोच को वाइड नहीं कर रहा। ट्रू भाई, पैसे को लेकर आपने बहुत बातें की हैं, तो मैं थोड़ा सा है ना, क्योंकि पैसे को लेकर सच में बातें होती है, पैसे को अट्रैक्ट करने की सबसे शानदार टेक्निक क्या है? ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है, तो मैं इतना कहूँगा, देखिए कोई ऐसी रामबाण नहीं है। इट्स लाइक मैं आपसे पूछूं, हेल्थ को इम्प्रूव करने की सबसे शानदार टेक्निक कौन सी है? योगा है, जिम है, फूड है, डाइट है, स्लीप है, क्या है? आप क्या कहोगे? प्रोसेस है। ये तो प्रोसेस है ना? प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में नींद भी सही चाहिए, हाँ। खाना भी सही चाहिए, एक्सरसाइज भी सही चाहिए, कभी स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, कभी कार्डियो करना पड़ेगा, कभी वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और कभी कभी रेस्ट भी लेना पड़ेगा, है ना? और उसमें भी आपका रूटीन अगर आप इम्प्लीमेंट करो तो वो सही होना चाहिए ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सभी टेक्निक्स पैसे के लिए है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक्स हैं, इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है भाई? मैं सुबह सुबह उठूँ, भगवान को कहूँ, भगवान आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। ये भी एक छोटी सी प्रार्थना है जो हम भगवान से कर रहे हैं कि भगवान मुझे इतना सक्षम कर दे कि मैं 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदल सकूँ। भगवान मैं इतना सक्षम कर दे कि मैं 50 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदल सकूँ। ये प्रार्थना भी आपको पैसा लाएगी। तो मैं आपको फिर भी सारी टेक्निक्स आप अप्लाई करो, वाटर टेक्निक अप्लाई करो, एयर टेक्निक अप्लाई करो, मैनिफेस्टेशन के लिए विजुअलाइजेशन करो, गोल्स लिखो, 369 टेक्निक अप्लाई करो, सब टेक्निक अप्लाई करो। लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। लोग क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, मुझे 100 करोड़ चाहिए, आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट 100 करोड़, अफर्मेशन बोला 100 करोड़, पानी के साथ बोला 100 करोड़, पूजा में बोला 100 करोड़, गोल लिख दिया 100 करोड़। मैं कहता हूँ थोड़ा सा अलग करते हैं। 100 करोड़ आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, वो डिटेल में स्क्रिप्ट बना के लिखें, डिटेल में, कि भैया अरे अभी देखो 100 करोड़ आ गए, किसी के पास 100 करोड़ आया, तो मैं आज तक कोई भी ऐसे 100 करोड़ वाले से नहीं मिला
जिसके पास तिजोरी में या बैंक में 100 करोड़ पड़ा है, मतलब जिसने 100 करोड़ ही है, जिसके पास 100 ही करोड़ है, उसके सारे पैसे क्या बैंक में पड़े? नहीं, उसने घर खरीदा है, उसने गाड़ी खरीदी है, उसने बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ बीमा कराया है, या फिर उसने 100 करोड़ को कहीं पे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, कोई टीम बनाई है, कोई कार खरीदी है, कोई एक्सपीरियंस किया है विदेश विदेश जाके, कोई गोल्ड खरीदा है, कोई डायमंड खरीदा है। तो आपके पास भी जब 100 करोड़ आएंगे तो तिजोरी में थोड़ी रखे होंगे कि ऐसा भी थोड़ी। और जिसके भी पास 100 करोड़ आए एक साल में, ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले दिन ही किसी ने 100 करोड़ का उसको चेक दे दिया भाई और पूरे महीने साल वो फ्री बैठा, तो ये भी नहीं होगा। तो कई लोग चेक बना लेते हैं 100 करोड़ का, वो भी गलत है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, लेकिन वो भी वर्क करता है वैसे। जैसे जिम कैरी का एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जिसमें उसने $10 मिलियन का चेक बनाया और उसे एक मूवी का ही उतना साइनिंग फीस मिल गया था। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है जिम कैरी का, अमेरिकन एक्टर है। तो मैं लोगों को कहता हूँ, आप एक स्टोरी बनाओ कि अब वाह, इस साल मैंने 100 करोड़ कमा लिए हैं और इस 100 करोड़ से मैंने इतनी बड़ी ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन में मैं ये वाला रिसोर्ट बना रहा हूँ, और मैंने मेरी वाइफ को 3 करोड़ की ज्वेलरी गिफ्ट की, मदर को भी मैंने 1 करोड़ की ज्वेलरी गिफ्ट की, एंड उस ज्वेलरी में जोया लुकास की ज्वेलरी थी, हम लोग गए और हमने ख़रीदी। एंड ऐसे डिटेल में ऐसे इमोशन डाल डाल के ना हिम्मत भाई कि अरे वाह मैंने ऐसे कपड़े ख़रीदे और हमने एक फ़ंक्शन किया, और उस फंक्शन के बाद हमने, हमारा ड्रीम होम था तो हमने शहर के इस आर्किटेक्ट को हायर किया, लैंड खरीदी और उस ड्रीम होम का सारा प्लानिंग कर लिया, इतने करोड़ में 25 करोड़ में वो घर बनेगा, तो वो 25 करोड़ के लिए हमने आर्किटेक्ट को एडवांस 5 करोड़ दे दिए, 20 करोड़ की हमने FD करवा दी। मतलब ऐसे पूरा डिटेल में इमोशन के साथ वो पूरा लिखो। सिर्फ आप लिखोगे ना मुझे 100 करोड़ मिल जाए, वो इमोशन नहीं आएगा। जब ये सारी पिक्चर आप माइंड में देखोगे ना तो इतना सारा इमोशन आएगा, इतनी फीलिंग आएगी, और इस ड्रीम से एक अटैचमेंट सा हो जाएगा, इमोशंस। और पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसका एक रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। जी जी। इसका एक रूल है, इसको फ़र्क नहीं पता इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है, पहला रूल। दूसरा रूल है, इसको, ये एक ज़िद्दी बच्चे की तरह है, जिस चीज़ की इसको आदत हो जाती है ना उस तक पहुंचने से इसको कोई नहीं रोक सकता। तीसरा इसका रूल है, ये सिर्फ पिक्चर्स को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। तो जब आपने कहा 100 करोड़, तो 100 करोड़ की इमीडिएट, आपको क्या पता 100 करोड़ इस स्क्रीन पे जितना बड़ा साइज़ है उतने रुपए में रखीजिएगा, या ये पूरा कमरा भर जाएगा 100 करोड़ से। अब आपने और मैंने 100 करोड़ इकट्ठे एक साथ तो नहीं देखे कहीं पे, सही बात है। तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली वो कितना स्पेस घेरेगा 100 करोड़। तो हम 100 करोड़ को वैसे इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इमेजिन कर पाएंगे 20 करोड़ का घर, हम इमेजिन कर पाएंगे 3 करोड़ की ज्वेलरी, हम इमेजिन कर पाएंगे रोल्स रॉयस कार, हम इमेजिन कर पाएंगे किसी 50 करोड़ शेयर में इन्वेस्टमेंट, राइट, कि हमारे पास पोर्टफोलियो में 50 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, म्यूचुअल फंड हमारे हो गए। वो जो चीज़ें हम विजुअलाइज कर पाएँ वो ही चीज़ें हमारा ब्रेन अट्रैक्ट कर सकता है, यानी ब्रेन पिक्चर्स में सोचता है। तो इसीलिए इस तरह की एक ज़बरदस्त स्टोरी लिखो। इसका दूसरा चरण, उस स्टोरी को बहुत एनर्जी के साथ रिकॉर्ड करो अपनी आवाज़ में, उछल उछल के, वाह अरे वाह ये तो रोल्स रॉयस भी खरीद ली, अरे 50 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो हो गया, और घर पे परिवार के 4-5 सदस्यों के साथ कर दो तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद तीसरा चरण, रात को सोते समय जब नींद आने वाली है, मोबाइल में या कंप्यूटर में इसको प्ले कर दो और रात भर बजने दो। अच्छा, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह कब तोड़ना सीखा? जब माँ के गर्भ में था। राइट। आप रात को सो रहे हैं लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा है, वो ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है, रात भर आपका ब्रेन सुनेगा और रात भर वो पिक्चर बार बार चलेगी। ये आपने किया हुआ है ये सब? इसको मैं बोलता हूँ लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज। ये दुनिया की सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है। आपको पैसा कमाना हो, रिश्ते ठीक करने हो, आपकी हेल्थ ठीक करनी हो, आपके बिजनेस को बढ़ाना हो, आपके ज़िंदगी में कोई विदेश यात्रा अट्रैक्ट करनी हो, कोई पर्टिकुलर तरह की शादी के लिए वर वधू कोई भी अट्रैक्ट करना हो, ये राम बाण औषधि है। अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करो, पहले 3 स्टेप। पहला स्क्रिप्ट लिखो, फिर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करो, और उसके बाद उसे रात भर प्ले करो। लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज। क्या बात भाई। एक चीज़ और बताओ, किसी को तुरंत पैसे की ज़रूरत है डाका डालो बैंक में लॉटरी खरीद के तो शायद तुरंत नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा है ना, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस भरे पड़े हैं, मिसगाइड किया जा रहा है 7 दिन में कैसे पैसे
24 घंटे में कैसे पैसे, है ना, तब मैं पूछ रहा था कि अगर तुरंत पैसे की कोई टेक्निक है नहीं, तो। मेरे भी ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं कि 24 घंटे में पैसों से रिलेटेड चमत्कार आएगा, जी, और जी। मेरे उस वीडियो के नीचे हज़ारों लोगों ने कमेंट किया है कि सर आपकी ये टेक्निक हमने अपनाई और 24 आवर्स में हमारे पास कुछ ना कुछ पैसे आए। तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि 24 आवर्स में अगर आपको पैसे चाहिए तो आप स्विच वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन ब्रिंग गोल, डिवाइन काउंट नाउ। अब 24 घंटे में आपके पास ज़रूर पैसे आ जाएंगे, कितने आएंगे वो मैं नहीं कह सकता। देखिए, आपको पैसा अट्रैक्ट करना है ना, पैसा अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन पैसा अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है? पैसा अट्रैक्ट होने का मतलब है कई सारी चीज़ें। किसी की लाइफ में मैं कहता हूँ पैसा आ जाएगा, कैश, किसी के बैंक में पैसा आ सकता है, कैश इन बैंक, किसी को हो सकता है कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी का ऑफ़र आया कि भैया आपके लिए फ्री क्रेडिट कार्ड, किसी तरह का वो नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक बार मैं IIM लखनऊ में एडमिशन लेने जाता था और उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, और मैंने सुबह 11 बजे न्यूज़पेपर में ऐड देखा IIM लखनऊ का, बहुत ही बढ़िया वाला। दोपहर में मैं सोच रहा था यार लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, उनको फ़ोन वोन करके पता किया कितनी फ़ीस है, कैसे आएगा। आप मानोगे नहीं, मेरे पास 3.5 लाख रुपए मुझे चाहिए थे और कुछ 4.5-5 लाख के आसपास की फ़ीस थी, तो 1-1.5 लाख मेरे पास थे। मैंने कहा यार 1.5 ही लाख है अपने पास, तो 5 लाख तो कैसे आएंगे। एंड हुआ यूँ, सेम डे मेरे पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड था। उस क्रेडिट कार्ड कंपनी का कॉल आया कि सर आपके क्रेडिट कार्ड पे 3,20,000 का प्री अप्रूव्ड लोन है, आप यस बोलो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और मैंने यस बोला, वो पैसा आया, मैंने IIM लखनऊ में एडमिशन लिया था। आप सोचिए, देखिए पैसा आ जाएगा, बट आपने क्या मांगा? पैसा मांगा, लेकिन मेरे पास क्या आया? लोन आया। सही बात। लेकिन पैसा आया। पैसा। ठीक है। एक और चीज़ हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया आइडिया आ सकता है जिससे पैसा अट्रैक्ट हो। कोई ऐसा हो सकता है कि आपका कहीं पे कोई रुका हुआ पैसा है वो रिलीज हो जाए, कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको 1 रुपये का एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाए, कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको कोई आदमी फ्री में कोई चीज़ दे दे या फ्री में आपको कहीं खाना खिला दे। मैं कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में पैसे से आने वाली कोई भी चीज़ आ सकती है जब आप 24 आवर्स में ऐसे लॉ हमारे अप्लाई करोगे। कोच BSR मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके हज़ारों वीडियोस मैंने डाल रखे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, आप जाइए देखिए, और उनमें कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर रियली गेटिंग देयर। तो 24 घंटे में पैसा आ सकता है, 7 दिन में पैसा आ सकता है, ये कोई मिसगाइड नहीं है, पैसे से रिलेटेड चीज़ें आ सकते हैं। बट हाँ, मिसगाइड ये है कि मुझे तो 7 दिन में 200 करोड़ चाहिए, 7 दिन में 1 करोड़ ही चाहिए, 7 दिन में, भाई तू अभी 20,000 कमा रहा है और तू कह रहा है 7 दिन में मेरे को तो 1 करोड़ चाहिए, कौन देगा यार? कौन देगा? क्यों आएगा? अब तो तू बैंक में डाका डाल सकता है तो डाल, किसी और को लूटना है तो लूट। ऐसे भाई पता है क्या, आप जो बातें कर रहे हैं ना, वो बहुत साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, बहुत उन चीज़ों को आपने जिया है जी। लेकिन है ना, बहुत सारे ऐसे जैसे हमने वीडियोस वगैरह देखे ना, तो उनमें वो फैक्ट पे बात नहीं कर रहे, आप तो पूरा का पूरा उसका साइंस समझा रहे कि भाई ये चीज़ें हैं। ठीक है, उनको TRP चाहिए ना सर। अच्छा, हमें एक तो चीज़ एजुकेशन देनी है। आपका फेवरेट मनी अफर्मेशन क्या है? बहुत सारे हैं, लेकिन पहला अफर्मेशन जो सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ, और इसी में मैं कुछ और अफर्मेशन भी ऐड कर देता हूँ, और मैंने कई वीडियोस में बताया भी है, शायद आपके चैनल पे भी एक बार बताया होगा। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीक़ों से आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है, मुझे मेरे पास घूम घूम के आता है, दिन में आता है, रात में आता है, अंधेरे में आता है, उजाले में आता है, मैं काम करूँ तो भी आता है, नहीं काम करूँ तो भी आता है, ज़रूरत के समय और ज़्यादा आता है, और जब भी मैं खर्च करता हूँ तो मल्टीप्लाई होके आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं ये अफर्मेशन बोलता हूँ और मेरे पार्टिसिपेंट्स को भी बुलवाता हूँ, वी जस्ट लव टिप्स पे है, देखो आप, है ना। इसके अलावा आई लव मनी, मनी लव्स मी, टुगेदर वी आर ऑन द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मैं पैसे से प्यार करता हूँ, पैसा मुझसे प्यार करता है, हम दोनों एक साथ प्रॉस्पेरिटी के पाथ पे अग्रसर हो रहे हैं। तो ये मेरा दूसरा अफर्मेशन है। तो ये हम बार बार बोलते हैं, एंड मैं कहता हूँ एक चीज़ को हज़ारों लाखों बार बोलने से वो मंत्र बन जाती है, और वो कब सिद्ध होने लग जाती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मैं बहुत लकी इंसान हूँ। मैं जानता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ मेरा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं बार बार कहता हूँ मैं जो सोचता हूँ मुझे मिल ही जाता है, जो मैं पॉजिटिव सोचता हूँ वो तो मुझे ज़रूर मिलता है। अब ये चीज़ें जब मैं बोलता हूँ ना, तो कभी कभी है ना ऐसा होता है कि लाइफ बुरी भी चल रही होती है, एंड उस समय भी मैं जानबूझ के बोल रहा होता हूँ ये, एंड इसका परिणाम ये होता है कि क्या आपके साथ हमेशा ही अच्छा होता है? कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर भी आते हैं नहीं, ना? बहुत बुरा भी हुआ है कई चीज़ें। मैं तो कहता हूँ मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं समझता कि पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या। आपने नेगेटिव चीज़ को ऊर्जा दी, वो आ जाती है ज़िंदगी में कई बार।
पॉजिटिव चीज़ को ऊर्जा दी। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं सर काला जादू होता है क्या? बिल्कुल होता है काला जादू। कोई 1-2 एग्जांपल देंगे भाई? अगर मैंने आपको ब्लेसिंग दी, मैं हमेशा, इतने हमारे वर्कशॉप होते हैं और हम लोगों को ब्लेसिंग देते हैं, उनकी हेल्थ ठीक हो जाती है, कई सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो भाई जब पॉजिटिव एनर्जी कहीं पे असर कर रही है तो नेगेटिव एनर्जी भी तो असर कर रही है। सही बात भाई है। आज हम दोनों अच्छी मूड में बैठे हैं, यहाँ आके कोई अचानक से हमें गाली दे दे तो हमारा मूड अच्छा रहेगा या खराब होगा? खराब होगा। खराब हो जाएगा। तो नेगेटिव एनर्जी ने असर किया ना। और यहीं कोई आके हमारी तारीफ करे तो हम अभी थोड़ी देर पहले 5 लोग बैठ के हंसी रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो पॉजिटिव एनर्जी थी तो हम सब हंस रहे थे। तो आई थिंक नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी दोनों काम करती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हुआ है, बहुत बुरी सिचुएशंस आई लाइफ में। कभी रिलेशनशिप इश्यूज़ आए, कभी हेल्थ इश्यूज़ आए, कभी टीम छोड़ के गई, कभी पैसा क्लाइंट से आना था वो नहीं आया टाइम पे, कभी सही समय पे सिचुएशन ख़राब हो गई किसी भी चीज़ को लेके। मतलब लेकिन हर एंगल पे आपको भी एक्सीडेंट भी प्रॉब्लम्स आई हुआ, हैं। प्रॉब्लम्स आई हैं बहुत बड़ी। अगर आप मेरी पूरी लाइफ स्टोरी सुनोगे तो आप कहोगे यार ये कैसे, मतलब हाउ डिड यू डू दिस। सोचिए 1 मिनट में, 1 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर मेरे 8 लोन चल रहे हैं और सबकी मेरी EMI बाउंस हो रही है। और वो सिचुएशन जब मैं देख रहा हूँ उसके बाद भी सुबह 8 बजे मुझे EMI का मैसेज आ रहा है और बाउंस हो रही है, मैं थोड़ी देर स्ट्रेस में बैठा हूँ और 9 बजे मुझे स्टेज पे चढ़ना है और मेरे लिए 100 लोग वेट कर रहे हैं और मेरे को उनको बताना है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। हाउ डू यू फील? मतलब बहुत टफ सिचुएशन थी ना। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इन सभी सिचुएशन में मैं क्या बोलता था अपने आप को, मैं एक ही चीज़ बोलता था कि यार भगवान ने अगर ये सिचुएशन दी है ना मेरे को, कोई तो पर्पज़ है इसका, बिना किसी पर्पज़ के ये नहीं आई है। तो अब देखो मेरे हाथ में तो इस समय मेरा काम है, मेरे काम को करूँगा मैं, बाद में देखूँगा, शाम को देखूँगा इसका करना क्या है। और अधिकांश समय मैं तो आजकल ये कहता हूँ, हनुमान जी महाराज, मैं हनुमान जी को अपना ईष्ट देव मानता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ हनुमान जी आपने मुझे ये सिचुएशन दी है, ये प्रॉब्लम दी है, अब आप जानो, आपका काम जाने। आप मुझे इससे जो सिखाना चाहते हो मैं इसके ऊपर चिंतन करूँगा, अगर मैं सीख पाया तो बहुत बढ़िया है, नहीं सीख पाया तो आप इसका ध्यान रखो। और हाँ, मेरे सामर्थ्य में जो है मैं वो करूँगा। तो मैं लोड नहीं लेता अब। और लोड कभी कभी आता भी है अगर, तो बहुत कम समय के लिए आता है, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ मेरी सोच ही मेरी ज़िंदगी क्रिएट कर रही है। तो जो आज परेशानी आई है वो 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले कभी तो मैंने गलत बोला है, गलत सोचा है, गलत एनवायरनमेंट में मैं रहा हूँ, उस ऑर्डर का परिणाम है, उस कर्म का परिणाम है ये। 2026 को हम अपना बेस्ट ईयर कैसे बना सकते हैं? पूरी ऊर्जा डाल दें बेस्ट बनाने में। आपको कौन सी चीज़ में रिजल्ट चाहिए? पैसे में, हेल्थ में, तो वैसे ही करें जो हिम्मत भारद्वाज ने किया। अभी देखिए, आपने हेल्थ में रिजल्ट लाना था, क्या किया होगा आपने? एक बार प्रोसेस बताएं। आपने 25 किलो कैसे वेट कम किया? कोच लगाया होगा, जी। जिम या कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी प्रोसेस ज्वाइन किया होगा, उन्होंने बोला होगा यही खाना है और इतनी क्वांटिटी में खाना है, और आपने वो फॉलो किया होगा। क्योंकि इस प्रोसेस से मैं भी गुजर चुका हूँ कई बार, और जितनी बार गुजरा हूँ, जब भी मैंने गुजरा तो मुझे रिजल्ट आए। अब वो प्रोसेस आपने फॉलो किया। इसके अलावा और स्पेसिफिक आप 2-3 चीज़ें बता सकते हो, पॉडकास्ट में लोगों को हेल्प हो जाएगा। भाई पता है क्या, ये एक्चुअली है ना, मैं काफ़ी टाइम से, आपको तो पता ही है, मतलब हेल्दी था तो, और मैं किसी की सुनता भी नहीं था। मेरी वाइफ ने बहुत बार बोला, मदर ने बहुत बार बोला कि वेट पे कंट्रोल करो, लेकिन अब की बार 3.5 महीने पहले मुझे एक बात टच कर गई। वो मेरी बेटी है, उसका बर्थडे आने वाला था, तो मैं 3-4 महीने पहले उससे पूछने लगा कि अब की बार बर्थडे पे क्या चाहिए। तो हर बार की तरह मुझे लगता है वो कोई ना कोई गिफ्ट बोलेगी कि पापा अब की बार वो चाहिए। बोली पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप पतले हो जाओ। वो जो चीज़ थी ना, वो हिट कर गई कि अब बेटी के लिए मुझे ये चीज़ करनी है। एक्सीलेंट। लेकिन उसके लिए भाई मुझे एक ही पैशन है, मतलब एक ही चीज़ का शौक था, वो था खाने का। मतलब चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो पराठे हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं खाने का बहुत शौक था। लेकिन मैंने नेशनल रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखे थे। तो फिर मैंने उसको उस टारगेट की तरह लिया कि मैंने, यार जब मैं रिकॉर्ड बना रहा था तो मेरा माइंडसेट कैसा होता था, अब की बार मैं इसमें रिकॉर्ड ही बनाऊंगा। तो सबसे पहला था माइंडसेट का गेम। मैंने मन को इतना कंट्रोल किया कि भाई मैं, आप ये देखो, जो बंदा दिन में 10-10 बार, 20-20 बार चाय पीता था, चाय तो छोड़ो, चाय छोड़ के मैं ब्लैक कॉफ़ी पे आया विदाउट शुगर।
शुगर छोड़ दिया, स्वीट्स छोड़ दी, मिल्क छोड़ दिए, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दिए, जंक फूड छोड़ दिया, रिफाइंड छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं क्या रहता था, सुबह एस गार्ड जूस, जो ज़िंदगी में कभी नहीं पिया, एस गार्ड जो सफ़ेद पेठे का जो जूस होता है ना, कि बॉडी डिटॉक्स के लिए, जी सुबह 1 गिलास 2 गिलास बॉडी डिटॉक्स के लिए सफ़ेद पेठे का जूस। उसके बाद ब्रेकफास्ट में 2 खीरा, 1 टमाटर, 1 चुकंदर, उसका सैलेड, ये मेरा ब्रेकफास्ट पिछले 3.5 महीने से, सिर्फ सिंगल। लंच में 2 या 3 कटोरी दाल, उसी में खीरा टमाटर चुकंदर को बारीक काट के, कोई रोटी नहीं, कोई राइस नहीं, वो खाना, ये मेरा लंच। डिनर 5 बजे जो ब्रेकफास्ट किया था, 2 खीरा, 1 टमाटर, 1 चुकंदर, और उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये सब माइंडसेट का था, मतलब मन को इतना कंट्रोल कर दिया। मन मुझे बार बार कहता था कि यार ये खा ले, ये कर ले, लेकिन मुझे पता था ना कि मुझे मन को कंट्रोल करना, और मैं कर गया। तो हिम्मत भाई यहाँ पे देखो आपने क्या किया, डिसीजन लिया ना बेटी के कहने पे। अब यही मेरे साथ हुआ। मेरा बेटा, मेरा भी वेट 100 किलो हो गया था, और मैंने कहा यार क्या करूँ, सब ट्राई किया, फिर लूज़ भी हो जाता था, फिर 3 महीने के बाद वापस आ जाता था। मैंने कहा नहीं यार, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। मैंने कहा ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। सोनू सूद जी आए थे मेरे एक पॉडकास्ट में, मैंने उनको कहा सर आप तो इतने फिट हो, हम तो देखो कितने मोटे हो रहे हैं, हम क्या करें बताओ। भूपेंद्र 6 बजे के बाद रोटी नहीं खाएगा, प्रॉमिस कर। मैंने कहा ठीक है सर, कर दिया। लेकिन है ना वो डिसीजन नहीं हो पाया। एंड एक दिन है ना ऐसे ही आपकी और मेरी स्टोरी इस चीज़ में मिलती है। एक दिन मैं बैठा था और मेरा बेटा बोला कितना मोटा पेट हो रखा है आपका, क्या है, इसको कम नहीं कर सकते। मैंने कहा बेटा चल आज से प्रॉमिस करता हूँ 7 बजे के बाद कोई रोटी नहीं खाऊंगा, 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, हाँ देख लेना। ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर पहुंचा और 7 बजे खाना खा रहा था मैं। मेरा बेटा आते के पता नहीं क्या उसको, क्या ये आपने तो कहा था 6 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगा, आप 7 बजे खाना खा रहे हो। मैंने कहा बेटा मैंने 7 बोला था। नहीं आपने 6 बोला था। मैंने कहा चल कल से 6 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगा। बस वो दिन है और आज का दिन है, मैंने 6 बजे के बाद खाना नहीं खाया और मेरा 10 किलो वेट बस। लेकिन हाँ मैं सब कुछ खा रहा हूँ दिन के समय, जब भी है तो दाल रोटी कचौरी पकौड़ी सब, और मेरा आराम से हैप्पीली 10 किलो वेट कम हुआ। मैं बहुत ही खुश भी हूँ क्योंकि मेरा रूटीन थोड़ा ट्रैवलिंग ज़्यादा है मेरा, उसके कारण एक्सरसाइज का शेड्यूल थोड़ा सा कम बन पाता था। बीच में काफ़ी अच्छा बना लेकिन फिर थोड़ा उसमें गैप आया। ये गैप के कारण कई बार होता था, बट मैंने इस बार कहा तो ये संकल्प हुआ ना, संकल्प से सिद्धि। तो अल्टीमेटली जितने भी लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है या रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, भाई साहब संकल्प तो करो। संकल्प करोगे तो ही आएगा। और संकल्प मतलब अब आपके सामने जो आपने डिसाइड किया वो ही करना है, उसके बाद कुछ नहीं। मैंने भी चाय छोड़ी, मैंने भी कॉफ़ी छोड़ी, दूध वाली वगैरह सब छोड़ दी, मीठी शक्कर वक्कर सब छोड़ दी, मिठाइयाँ छोड़ दी, एंड सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, लेमन टी, बहुत ही सिंपल चीज़ें। अब देखिए ये संकल्प से हुआ। ऐसे ही मैंने एक बार संकल्प लिया था मर्सिडीज़ बेंज कार लूँगा, वो आ गई। ऐसे ही एक बार संकल्प लिया था 10,000 लोगों का इवेंट करूँगा, वो हो गया। ऐसे ही संकल्प लिए कि भैया 28 दिन का फ्री प्रोग्राम करेंगे, वो हो गया। 90 दिन का कमांडो ट्रेनिंग करेंगे, वो आज 17-18 बैच हो गए हमारे कमांडो ट्रेनिंग के। कल ही हमारा लास्ट बैच कंप्लीट हुआ, मतलब 18वां बैच। तो संकल्प से सिद्धि। एक सवाल जो मैं हर पॉडकास्ट में पूछता हूँ, हर बड़े गेस्ट से पूछता हूँ, जिससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, शायद ऑडियंस भी सीखती होगी, आपकी लाइफ की 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स। पहली चीज़, आध्यात्म के साथ सभी लोग जुड़ जाएं, और प्रैक्टिकल आध्यात्म का मतलब है एक्सेप्टिंग व्हाट इट इज़। लाइफ ने, भगवान ने हमें ये सिचुएशन दी है, बस यही रियलिटी है इस समय, और इसी से आपकी ज़िंदगी को आगे जाने का रास्ता मिलेगा। और कॉन्शियसली जिए, सोच समझ के कि भाई इस समय आपके पास 2 ऑप्शन है, दारू पीना और पानी पीना। दारू पी के आप मस्ती तो कर लोगे, लेकिन हो सकता है आप धीरे धीरे एक ऐसी आदत डेवलप कर लो। मतलब आप माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं। माइंडफुलनेस की बात, कॉन्शियस लिविंग यानी ध्यान से सोच समझ के जीना। जैसे अभी पहले आप समोसा भी खा रहे थे, लेकिन अब कह रहे हो कि भैया मैं तो ककड़ी टमाटर खाऊंगा, ऐश गार्ड का ही जूस पीऊंगा। तो नाउ दिस इज कॉन्शियस लिविंग। आपने सोच समझ के जब जिंदगी जीना शुरू हुआ, पहले 10 दिन आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, सही बात, लेकिन धीरे धीरे अब देखो आप 3 महीने हो गए आपको ये करते हुए, एंड ईजिली हो रहा है, और आप अगले 3 महीने में आई एम श्योर यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इवन मोर। तो ये कॉन्शियस लिविंग हुआ कि भाई मेरे सामने ककड़ी है और मेरे सामने बहुत तला भुना कुछ है,
तो तला भुना टेस्टी तो लगेगा। इंस्टेंट प्लेजर को छोड़ दिया। जैसे मैं ब्रह्मचर्य की भी बहुत प्रैक्टिस करता हूँ भाई, है ना, मतलब पेन को, है ना, पेन को दोस्त बना लिया। हाउ ब्यूटीफुल। तो हर चीज़ में जी कंटिन्यू कीजिए। तो सबसे पहले तो यही है कि स्पिरिचुअलिटी यानी कॉन्शियस लिविंग, सोच समझ के खाओ, सोच समझ के जियो, सोच समझ के पहनो, सोच समझ के ज़िंदगी को लिव करो। दूसरी मेरी सबसे बड़ी लर्निंग जो मेरे टीचर्स से मैंने बार बार सीखी है वो है कि रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहो, चाहे किताबों से मिले, चाहे आदमियों से मिले, चाहे बच्चे से सीखो, और हंसते हंसते सीखो। लोड ना लो यार, दिन भर हंसो मुस्कुराओ। कोई छोटा बच्चा है तो छोटे हो जाओ, बड़ा है तो बड़े के साथ बड़े हो जाओ, सिंसियरिटी का एनवायरनमेंट है तो सिंसियरिटी, नाचने का एनवायरनमेंट है तो नाचो। मतलब एक सीखते सीखते रहो। अरे ये अच्छा नाच रहा है, चलो मैं भी करके देखता हूँ। अरे ये अच्छा बोल रहा है, मैं भी करके देखता हूँ। अरे ये बच्चा अच्छा कर रहा है, इसके साथ मैं भी खेलता हूँ। तो हर चीज़ सीखो। सीखने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एंड तीसरी चीज़, सबसे अच्छे स्टूडेंट बन जाओ। जब सीख रहे हो ना तो आपसे अच्छा कोई और नहीं सीखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि बुद्धिमान इंसान जो होता है ना, वो दूसरों की गलतियों से या दूसरों के ज्ञान से बहुत कुछ सीख लेता है। ज़िंदगी मेरी इतनी लंबी नहीं है कि मैं सारी गलतियाँ करूँ और उन सारी गलतियों से फिर सीखूँ, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ज़िंदगी में दूसरों की गलतियों से, दूसरों की कमियों से जो इंसान सीख सकता है, वो ही असली पावरफुल इंसान है। भाई आपसे पहले पॉडकास्ट में भी बहुत कुछ सीखा था, इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखा है, और आपके पास तो खजाना है। थैंक यू सो मच। तो ये एक दो पॉडकास्ट से ख़त्म होने वाला नहीं है, चाहे आपके साथ तो ये पूरी की पूरी एक सीरीज़ चलती रहेगी, ठीक है। बस आप यूं ही अपना समय देते रहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपकी इस नॉलेज की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच THB पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू हिम्मत जी, रियली अप्रिशिएट, एंड कीप डूइंग। एंड नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे आप और भी ट्रांसफॉर्म्ड रहेंगे, आई एम श्योर। सब मिलते हैं पक्का। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव।